नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 या फिर आप कह सकते हो रीट एग्ज़ाम 2023 के लिए मैराथन टेस्ट पेपर लाया हूं और ये 150 नहीं बल्कि ये जो टेस्ट है साथियों 90 प्रश्नों का रहेगा। ठीक है ना। टोटल 90 प्रश्न हैं और 90 ही प्रश्न लेवल 1 के लिए भी है और 90 ही प्रश्न लेवल 2 वालों के लिए भी बेहद उपयोगी है साथियों। बिल्कुल विशिष्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये 90 प्रश्न जो है राजस्थान का संपूर्ण भूगोल, राजस्थान का संपूर्ण इतिहास, राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति, करंट जीके वाला टॉपिक और साथ ही शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत जैसे आपके आरटी 2009 2011 या फिर बात कहो एसएमसी की, एसडीएमसी की, या फिर आप बात कहो साथियों एनईपी 2020 की या विद्यालय प्रबंधन समिति, मतलब सारी चीज़ें शैक्षिक नवाचार वगैरह, कंप्यूटर है, सारी चीज़ें इसमें, शैक्षिक तकनीकी, मतलब सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी साथियों शैक्षिक परिदृश्य में। तो इन सभी चीज़ों से मैंने 90 प्रश्न यहाँ पर आपके लिए सम्मिलित किए हैं और ये 90 प्रश्न आप हल कीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है और प्रश्न गलत करने पर 1/3 नंबर यहाँ आपके कम किए जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्किंग इस टेस्ट में आपके रहने वाली है। तो चलिए शुरू करेंगे। एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से देखना। जो प्रश्न बिल्कुल भी याद नहीं उसको आप छोड़ सकते हो। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कितने प्रश्न 90 में से आपने सही किए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को, निम्न में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? अचलेश्वर का अभिलेख, मानमोरी का अभिलेख, सामोली का अभिलेख और बिजोलिया का अभिलेख। तो साथियों प्रश्न नंबर 1 में कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लग रहा है? देखिएगा, बात की जा रही है चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास की। तो चित्तौड़ का जो प्रारंभिक इतिहास है इस पर प्रकाश डालने वाला जो अभिलेख है वो इनमें से मानमोरी का अभिलेख है। भाई कौन सा अभिलेख है? मानमोरी का अभिलेख। तो विकल्प नंबर 2 आपके जो है प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। दूसरे प्रश्न में क्या है देख लेते हैं। देखिएगा दूसरे प्रश्न को, राजस्थान एकीकरण से संबंधित असंगत का चयन कीजिए। वृहत राजस्थान संघ महाराज प्रमुख भूपाल सिंह थे। शंकर राव देव समिति, इसमें 3 सदस्य थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री उदयभान सिंह थे और राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी। तो मित्रों प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर बताइए। दूसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? देखिएगा, अगर हम बात करें राजस्थान के एकीकरण के संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ है और यहाँ पर साथियों मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री है ये उदयभान सिंह नहीं थे, बल्कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। कौन थे मित्रों? शोभाराम कुमावत थे। तो आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? फिर जो तीसरा विकल्प है ये असंगत है, ये आपका आंसर होगा प्रश्न नंबर 2 में। बाकी शंकर राव देव समिति में 3 सदस्य थे और वृहत राजस्थान संघ के महाराज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो ये आपका आंसर होगा दूसरे प्रश्न का। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा मित्रों प्रश्न नंबर 3 है आपके, प्रजामंडलों से संबंधित असंगत का चयन कीजिए। पहला विकल्प है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1946 में। दूसरा है कोटा प्रजामंडल का गठन 1932 में। तीसरा है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में। और चौथा है बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 में। तो जो आपको असंगत लगता है प्रजामंडलों से संबंधित, उसका चयन प्रश्न नंबर 3 में करना है। देखिए मित्रों, जो स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन है वहां पर आपके लेवल 1 वालों के लिए 7 मैराथन टेस्ट हो चुके हैं और लेवल 2 वालों के लिए टोटल 9 मैराथन टेस्ट अब तक आयोजित किए जा चुके हैं। और एग्जाम तक इसी प्रकार के मैराथन टेस्ट आपको ऐप पर मिलते रहेंगे 149 वाले कोर्स में। जो आपने ये कोर्स लिया है एग्जाम तक आपके लिए ये सुविधा है। और साथ ही जो आप कोर्स लेंगे तो जो ये पिछले टेस्ट हो चुके हैं ये भी आप अटेंड कर सकते हो और आने वाले टेस्ट भी आप अटेंड कर सकते हो। जो टॉपिक वाइज 190 टेस्ट है 149 वाली सीरीज में, तो वो भी साथियों आपको प्रोवाइड उसमें किए जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर देखते हैं। अच्छा, मैंने ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी विद पीएन लोधा लिखिए, वहां से आप कोर्स को साथियों ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो तीसरे प्रश्न का आंसर देखें तो विकल्प नंबर कौन सा सही है आपके? दूसरा विकल्प सही है साथियों। कोटा प्रजामंडल का जो गठन है ये 1932 में नहीं हुआ था। ठीक है, सेकंड विकल्प आपका आंसर होगा। बाकी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1946 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 24 अप्रैल 1938 को। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1936 को। ये तीनों ही संगत है कौन से विकल्प को छोड़कर? सेकंड वाले को। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 3 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे मित्रों।
मित्रों, आपके प्रश्न नंबर 4 है, जयनारायण व्यास द्वारा आगीबाण समाचार पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? राजस्थानी भाषा में, हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और मारवाड़ी भाषा में। तो जयनारायण व्यास के द्वारा आगीबाण समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, ये बात क्लियर है। किसके द्वारा किया गया आगीबाण समाचार पत्र का प्रकाशन? जयनारायण व्यास के द्वारा। लेकिन बात की जा रही है कि भाई किस भाषा में किया गया, तो साथियों इन्होंने आगीबाण नामक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन राजस्थानी भाषा में किया था। कौन से भाषा में किया था साथियों? राजस्थानी भाषा में। प्रश्न संख्या 4 में आपके प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके, इनमें से बेमेल का चयन कीजिए। लसाड़िया आंदोलन के प्रवर्तक संत मावजी, 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध एके आंदोलन से, चंडावल की घटना 28 मार्च 1942 और डाबी गांव का हत्याकांड 2 मार्च 1923 को। तो इनमें से जो आपको बेमेल लगता है, गलत लगता है, उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 5 में करना है। और मित्रों, पांचवें प्रश्न का आंसर देखें तो देखो पांचवें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा। यहाँ पर लसाड़िया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? संत मावजी थे। 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किस आंदोलन से? एक के आंदोलन से, ठीक है। और चंडावल की घटना कब हुई थी? 28 मार्च 1942 को। लेकिन डाबी गांव का जो हत्याकांड है ये 2 मार्च 1923 को नहीं हुआ था, बल्कि डाबी गांव का हत्याकांड जो है ये 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को डाबी गांव का हत्याकांड हुआ था साथियों। तो प्रश्न नंबर 5 में आपके जो चौथा विकल्प है ये आपका उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, हरिभाई किंकर ने, मन्नालाल पटेल ने और बिंदुलाल भट्टाचार्य ने। तो इनमें से जिसके द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की बात की जा रही है मित्रों। और विद्या प्रचारिणी सभा जो थी इसकी स्थापना हरिभाई किंकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हरिभाई किंकर के द्वारा की गई थी। अर्थात आपके प्रश्न संख्या 6 में कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? विकल्प नंबर जो 2 है आपके छठे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 को, राजपूताना की निम्न रियासतों ने 1817-18 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। कोटा, जोधपुर, करौली और उदयपुर। इनमें से कौन सा अनुक्रम कालक्रम अनुसार सही है? मतलब सबसे पहले जिसने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि में, वो साथियों पहला विकल्प है 3-1-2-2-3, दूसरा है 4-3-2-1, तीसरा है 2-1-3-4 और चौथा है 1-2-3-4। तो देखो प्रश्न संख्या आपके जो 7 है इसमें कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? देखो सबसे पहले यहाँ पर जिस रियासत ने अंग्रेजों के साथ हस्ताक्षर किए थे संधि पर, वो कौन सी थी साथियों? करौली, दिए गए विकल्पों में से। उसके बाद कोटा ने किए, फिर जोधपुर ने और उदयपुर ने। तो 3-1-2-4 किसमें दे रखा है? पहले 3-1-2-4, या टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर हुई है। 3-1-2-4 यहाँ पर रहेगा आपके 3-1-2-4, ठीक है। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है आपके, इनमें से असंगत का चयन कीजिए। राजस्थान का मंगल पांडे, अमरचंद भाटिया, अजमेर जेल में विद्रोह 5 अगस्त को, टोंक विद्रोह मीर आलम खां के नेतृत्व में, और कुवाड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1858 को। तो इनमें से जो आपको असंगत लगता है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 8 में करना है। और साथियों 8वें प्रश्न में अगर हम देखें तो राजस्थान का मंगल पांडे किनको कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को कहा जाता है साथियों। देखो टोंक का विद्रोह जो हुआ था ये मीर आलम खां के नेतृत्व में हुआ था, और कुवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 9 अगस्त 1858 को। लेकिन अजमेर जेल में विद्रोह 5 अगस्त को नहीं हुआ था, ये गलत दे रखा है। 8वें प्रश्न में आपके जो दूसरा विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 9वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चूड़ामन जाट को, बदन सिंह को, सूरजमल को और जवाहर सिंह को। तो देखो दो चीजें हैं। एक चीज तो यह है कि जाट राजवंश का संस्थापक, और एक है जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक। तो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक दोनों का जो उत्तर है अलग अलग रहेगा साथियों। 9वें प्रश्न में अगर हम देखें तो जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक तो किसे कहा जाता है? बदन सिंह को कहा जाता है, ये पूछा था। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है। जबकि साथियों अगर हम बात करें जाट राजवंश के संस्थापक की, तो चूड़ामन जाट ने जाट राजवंश की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को माना जाता है। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। तो आपके प्रश्न संख्या 9 में प्रश्न के अनुसार दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10 में क्या है? शूरसेन जनपद की राजधानी थी। मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ और बेराट।
तो इनमें से शूरसेन जनपद की जो राजधानी थी उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 10 में करना है। और मित्रों शूरसेन जनपद की बात की जा रही है। शूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी भाई। कौन सी थी? मथुरा थी। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। क्या है 11वें प्रश्न में देख लेते हैं। इनमें से असंगत का चयन कीजिए। चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक गोविंदराज का नरदेव का संबंध जालोर से, राजस्थान का प्रथम चौहान राज नाडोल और ललित विग्रह राज की रचना अर्णोराज ने की। तो साथियों प्रश्न संख्या 11 में बताओ कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर असंगत लग रहा है। असंगत मतलब गलत लग रहा है, वही आपका उत्तर होगा क्योंकि असंगत पूछा गया है प्रश्न नंबर 11 में। देखो जो चौहानों की रणथंभौर शाखा है इसके प्रवर्तक कौन है? गोविंदराज। गोविंदराज ने ही चौहानों की रणथंभौर शाखा की स्थापना की थी मित्रों। और कानरदे जो है इनका संबंध किस जिले से है? जालोर से। ठीक है ना, जालोर के शासक थे ये कानरदे। और राजस्थान का प्रथम चौहान राज भी कौन सा था? नाडोल था साथियों। पहला दूसरा तीसरा संगत है, लेकिन ललित विग्रह राज की रचना अर्णोराज के द्वारा नहीं की गई थी। आपके 11वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या है? ईसरलाट से कूदकर सवाई ईश्वरी सिंह ने कब आत्महत्या की थी? 1748 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1751 ईस्वी में। देखो एक बात बताऊं आपको, ये जो ईसरलाट है इसका निर्माण भी सवाई ईश्वरी सिंह के द्वारा ही करवाया गया था साथियों। और खुद ने ही इसका निर्माण करवाया और खुद ने ही इस पर से कूद करके आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, ईसरलाट से कूद करके ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी साथियों। अब बात की जा रही है कि कब की थी, तो 12वें प्रश्न का आंसर देखें। सन 1750 ईस्वी में ईसरलाट से कूद करके सवाई ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। 12वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि किस शासक को दी गई थी? गंगा सिंह को, शार्दुल सिंह को, सरदार सिंह को और डूंगर सिंह को। तो केसर ए हिंद की उपाधि जिस शासक को दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उस राजा का, उस शासक का नाम आपको प्रश्न नंबर 13 में देखना है मित्रों। 13वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो देखो 13वें प्रश्न में जो सही उत्तर है, अंग्रेजों के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि गंगा सिंह को दी गई थी। किसको? गंगा सिंह को। गंग नहर का ये एक तरह से निर्माण करता आप इसको मान सकते हो साथियों। ठीक है ना, विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 13 में सही है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 14 को। जेता व कुपा की छतरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में, नागौर में, पाली में और टोंक में। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प। साथियों प्रश्न संख्या 14 का आंसर देख लेते हैं। जेता व कुपा की छतरी की बात की जा रही है। जेता और कुपा की जो छतरी है साथियों, ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो भाई ये पाली जिले में स्थित है। और पाली जिले में भी ये कहाँ पर स्थित है? तो पाली जिले में एक गांव पड़ता है गिरी नामक। क्या गांव पड़ता है? गांव का नाम क्या है? गिरी गांव है साथियों। गिरी गांव पाली में ही जेता और कुपा की छतरी स्थित है। प्रश्न नंबर 14 में आपके जो थर्ड विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न 15 है आपके। हल्दी घाटी के युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध के संबंध में असंगत है। चेतक का स्मारक बलीचा राजसमंद में, प्रताप का राज्य चिन्ह धारण करने वाला झालाबीदा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा और मान सिंह का हाथी गजमुक्ता। तो इनमें से प्रश्न नंबर 15 में उत्तर बताइए कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही रहेगा। देखो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप वर्सेज अकबर के बीच में, तो इसमें साथियों उनका जो घोड़ा है शहीद हुआ था। बिल्कुल उसका जो स्मारक, घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक। उनका स्मारक बलीचा राजसमंद में स्थित है। और साथियों जब महाराणा प्रताप इस युद्ध में घायल हुए थे तो उनकी जगह उनका राज चिन्ह किसके द्वारा धारण किया गया था? झालाबीदा के द्वारा धारण किया गया था। इस युद्ध के बाद में अकबर साथियों कहाँ आया था? उदयपुर में। और उदयपुर में आकर के अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रख दिया था? मोहम्मदाबाद रख दिया था। ये तीनों सत्य है। मानसिंह का जो हाथी था ये गजमुक्ता नहीं था। मानसिंह के हाथी का नाम तो क्या था साथियों? इसमें मर्दाना। क्या नाम था मानसिंह के हाथी के? मर्दाना नाम था मित्रों। तो विकल्प नंबर आपके प्रश्न नंबर 15 में चौथा जो विकल्प है साथियों, ये आपका आंसर होगा क्योंकि ये क्या है? असंगत है, गलत है, बेमेल है, असत्य है मित्रों। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे। इनमें से असंगत का चयन कीजिए। मेवाड़ के कर्ण भामाशाह, कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति शाहबाज खां, प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में, और टोडरमल अकबर का भू राजस्व अधिकारी था। तो इनमें से जो आपको असंगत लगता है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 16 में करना है मित्रों। 16वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में कौन सा विकल्प सही रहेगा?
तो देखो, मेवाड़ का कर्ण किसको कहा जाता है? भामाशाह को कहा जाता था साथियों, ठीक है ना। कहा जाता था क्या? कुंभलगढ़ को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति शाहबाज खां। प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कुंभलगढ़, गलत है ये। 16वें में आपके तीसरा विकल्प भाई असंगत है। क्यों? क्योंकि प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में नहीं, गोगुंदा में हुआ था, ठीक है ना। तो थर्ड विकल्प आपके 16वें प्रश्न का सही आंसर होगा। बाकी अकबर का भू राजस्व अधिकारी था टोडरमल, ये भी सत्य है। तो 16वें में थर्ड विकल्प ही आपका आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 17 में क्या है? चित्तौड़ के दूसरे साके से संबंधित असंगत है। 1533 से 35 में हुआ, शासक उस समय विक्रमादित्य था वहां का, केसरिया रावत बाग सिंह ने किया और जौहर वहां पर कर्मावती ने किया। तो 17वें प्रश्न का उत्तर बताओ भाई। प्रश्न नंबर 17 में कौन सा विकल्प आपका आंसर होगा? मित्रों, चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा शाखा हुआ था, ठीक है ना, जौहर कर्मावती ने ही किया था और केसरिया रावत बाग सिंह ने किया था। शासक उस समय विक्रमादित्य था, लेकिन ये 1533-34 नहीं, 34-35 में हुआ था। कब हुआ था एग्जैक्टली? तो 1534 में, ठीक है। 1534-35 आपको लिखा हुआ मिल सकता है ये, ठीक है। 17वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प बिल्कुल आपका आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मित्रों प्रश्न नंबर 18 है आपके, रसिक प्रिया में किसे कुंभा द्वारा वीर राजा कहा गया? रतन सिंह को, हम्मीर देव को, राणा लाखा को और राणा मोकल को। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर बताओ। रसिक प्रिया में जिसे कुंभा द्वारा वीर राजा कहा गया है, उनका चयन आपको प्रश्न नंबर 18 में करना है। और मित्रों रसिक प्रिया में कुंभा ने किसको कहा वीर राजा? हम्मीर देव को कहा। किसको? हम्मीर देव सिसोदिया को ही कुंभा ने वीर राजा कहा है अपने ग्रंथ रसिक प्रिया में। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। देखिएगा प्रश्न नंबर 19 को, इनमें से किस स्थल से जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई? आबानेरी से, किराड़ू से, नोह से और बेराट से। तो भाई ये सभी सभ्यता है ये, ठीक है ना। अगर हम बात करें जिस स्थान से जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई, वो इनमें से कौन सा स्थान है? तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही आंसर है साथियों, कौन सा विकल्प सही रहेगा? नोह सभ्यता जो है साथियों, नोह सभ्यता से ही जाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है। थर्ड विकल्प आपके 19वें प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 20 में क्या है? इनमें से असंगत है। बेराट में प्रथम उत्खनन जिसके नेतृत्व में किया गया, दयाराम साहनी, धूलकोट आहड़ में स्थित है। आहड़ सभ्यता को आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है और सुनारी सभ्यता के अवशेष सीकर से प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से जो आपको असंगत लगता है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 20 में करना है। मित्रों 20वें प्रश्न में कौन से विकल्प पे जाओगे? देखो, धूलकोट आहड़ में ही स्थित है और बेराट में प्रथम उत्खनन जिसके नेतृत्व में किया गया, उनका नाम क्या है? दयाराम साहनी। आहड़ सभ्यता को आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है, उदयपुर वाली है ये, ठीक है। और सुनारी सभ्यता के अवशेष सीकर से प्राप्त हुए, ये बिल्कुल गलत है साथियों। तो 20वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं भाई। 21 में क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। इनमें से कौन सी विजयदान देता की कहानी नहीं है? दुविधा, सपन प्रिया, अंतराल और जोक संजोग। तो इनमें से जो कहानी विजयदान देता की नहीं है उसका चयन आपको 21 में करना है। मित्रों 21 में यहाँ पर इन्होंने अंतराल भी, सपन प्रिया भी और दुविधा भी लिखी है, लेकिन जोक संजोग इनकी कहानी नहीं है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 22 को, इनमें से सरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, गले में, कमर में और पैरों में। तो सरी नामक एक आभूषण होता है, ये शरीर के जिस अंग में पहना जाता है वो कौन सा अंग है साथियों? प्रश्न नंबर 22 का उत्तर बताना है आपको। तो देखो, अगर हम बात करें ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से सरी नामक आभूषण को कहाँ पहना जाता है साथियों? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो आपका आंसर रहेगा विकल्प नंबर दूसरा। गले में साथियों सरी नामक आभूषण को पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? गले में। विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। देखिएगा 23वें प्रश्न को, राजस्थान के कौन से जिले में तिल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पाली, टोंक, राजसमंद और जालोर। तो जिस जिले में तिल का उत्पादन सर्वाधिक होता है उस जिले का चयन आपको प्रश्न संख्या 23 में करना है। 23 का उत्तर बताइए मित्रों, 23 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। राजस्थान के जिस जिले में तिल का उत्पादन सर्वाधिक होता है वो आपके कौन सा जिला है? पाली जिला। बिल्कुल पाली जिले में ही राजस्थान में सर्वाधिक तिल का उत्पादन होता है। 23 में प्रथम विकल्प सही रहेगा। 24 को देखते हैं। इनमें से असंगत का चयन कीजिए। राज्य की प्रथम पर्यटन नीति 2001 में आई, पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में मिला।
राज्य में होटल नीति घोषित की गई 2006 में और पर्यटन निदेशालय की स्थापना की गई 1952 में। तो इनमें से जो आपको असंगत लगता है उसका चयन कीजिएगा 24 में। साथियों आंसर देखें 24 का। तो जो राज्य की प्रथम पर्यटन नीति थी ये 2001 में ही आई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा भी 1989 में दिया गया। और राज्य में होटल नीति कब घोषित की गई? 2006 में। लेकिन पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1952 में नहीं की गई थी, बल्कि पर्यटन निदेशालय की जो स्थापना है साथियों सन 1955 में की गई थी। कब की गई थी? सन 1955 में की गई थी। तो बिल्कुल याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब की गई, तो आंसर क्या रहेगा? 1955। ठीक है, फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 का आंसर होगा। 25 की ओर बढ़ते हैं मित्रों। 25 में क्या है देख लेते हैं। झींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? कोटा की, बाड़मेर की, उदयपुर की और अजमेर की। तो इनमें से जिस शहर की झींगा गणगौर प्रसिद्ध है उस शहर का चयन आपको प्रश्न संख्या 25 में करना है। साथियों 25वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। कौन सा विकल्प सही करोगे प्रश्न नंबर 25 में? तो भाई झींगा गणगौर की बात करें तो झींगा गणगौर जो है ये दो शहरों की प्रसिद्ध है। एक तो उदयपुर की भी प्रसिद्ध है झींगा गणगौर, और एक जोधपुर की भी प्रसिद्ध है। उदयपुर और जोधपुर दोनों जगह की झींगा गणगौर प्रसिद्ध है। तो फिर यहाँ जोधपुर तो दे ही नहीं रखा है, तो फिर हम किसको सही करेंगे साथियों? उदयपुर को सही करेंगे। 25वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 26 को। ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? मृणमयी, नीलगिरी, कामचीनी और जामादिनी। साथियों ब्लू पोट्री की जो प्रसिद्ध कला है अब तो हम इसको ब्लू पोट्री के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि इससे पूर्व, ठीक है ना, ब्लू पोट्री से पूर्व इसको जिस नाम से जाना जाता था वो कौन सा नाम है? 26वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर आपके 26 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो आपके जो 26वां प्रश्न है इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? आपके विकल्प नंबर 3 रहेगा, कामचीनी के नाम से। साथियों किस नाम से ब्लू पोट्री को जाना जाता था? पहले कामचीनी के नाम से इसको जाना जाता था। तो आपके प्रश्न नंबर 26 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। देखो निश्चित रूप से अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करके जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा साथियों, क्योंकि इसी प्रकार वीडियो आपको एग्जाम तक साथियों यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। और ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा 27 को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 14 के द्वारा, अनुच्छेद 21 के द्वारा, अनुच्छेद 17 के द्वारा और अनुच्छेद 19 के द्वारा। तो भाई अनुच्छेद बताना है आपको प्रश्न नंबर 27 में मित्रों। वह अनुच्छेद जो अस्पष्टता का उन्मूलन करता है, 27 का आंसर कौन सा रहेगा? अनुच्छेद नंबर 17 जो है ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 ही अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया इसके द्वारा साथियों। थर्ड विकल्प 27 का सही आंसर है। 28 की ओर बढ़ेंगे। 28 में क्या है देख लेते हैं आपके। इनमें से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? शैल चित्र, आदमकद चित्र, लघु चित्रण और पोथी चित्रण। तो इनमें से जो विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है उसका चयन आपको 28 में करना है भाई। 28 का बताओ कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो भाई जयपुर शैली की जो चित्रकला है इसमें आदमकद चित्र भी बना हुआ है, लघु चित्रण भी किया हुआ है और पोथी चित्रण भी है इसमें। लेकिन साथियों जो शैल चित्र है बिल्कुल ये आपके जयपुर शैली की विशेषता में नहीं आता है। प्रथम विकल्प आपके 28 का सही आंसर है मित्रों। 29 की ओर बढ़ते हैं। 28 में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। ठीक है, 29 देख लेते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है रेण में, गलियाकोट में, नारायणा में और सलेमाबाद में। तो इनमें से जहां पर निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है वो जगह आपको 29 में बताना है। 29 का आंसर देखें तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर स्थित है? सलेमाबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? सलेमाबाद में। फोर्थ विकल्प 29 का सही आंसर है। 30वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 30वां क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा समझना है ना। सुमेलित कीजिए, एक तरफ है लोक देवता और एक तरफ है मुख्य तीर्थ स्थल। लोक देवता में तल्लीनाथ जी है, तेजा जी है, देवनारायण जी है और पाबू जी है। और मुख्य तीर्थ स्थलों में पांचोटा गांव जालोर पहला, दूसरा है प्रबस्तर नागौर, तीसरा है कोलू गांव फलोदी और चौथा है आसिंद भीलवाड़ा। अब आपको इनका मिलान करना है। ठीक है, इनका मिलान करो भाई, और मिलान करके यहाँ ये जो नीचे विकल्प दिए गए हैं इन विकल्पों का चयन आपको प्रश्न नंबर 30 में करना है साथियों। तो भाई तल्लीनाथ जी का जो संबंध है ये पांचोटा गांव जालोर से है। तेजा जी का संबंध परबत्सर नागौर से ही है।
देवनारायण जी का संबंध कोलूगांव फलोदी से है और पाबू जी का संबंध आसींद भीलवाड़ा से है। मतलब ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो 1, 2, 3, 4 वाला कौन से विकल्प में दे रखा है? आपके दूसरे विकल्प में दे रखा है। इस वजह से प्रश्न नंबर 30 में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 31 की ओर साथियों। 31वां प्रश्न देखते हैं। 31 है, सुमेलित नहीं है। गीदड़ नृत्य शेखावटी, डांडिया नृत्य मारवाड़, ढोल नृत्य जालोर और बम रसिया बीकानेर। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है भाई, एक तरफ आपके नृत्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ जगह दे रखी है, ठीक है। तो 31वें प्रश्न में अगर हम देखें, गीदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। डांडिया नृत्य कहाँ किया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? जालोर का, ठीक है। ढोल कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य। लेकिन बम रसिया बीकानेर का नहीं, बल्कि बम रसिया तो भाई आपके भरतपुर का पड़ जाता है ना ये। तो बिल्कुल आपके ये जो है ये सुमेलित नहीं है साथियों। 31वें प्रश्न में आपके जो चौथा विकल्प है ये बिल्कुल आपका आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 32 को देख लेते हैं। 32वें प्रश्न में क्या है? कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बूंदी व भीलवाड़ा से, बांसवाड़ा व डूंगरपुर से, बाड़मेर व चूरू से और बारां व झालावाड़ से। तो कर्क रेखा राजस्थान के जिन जिलों से, 2 जिलों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा राजस्थान के। तो उन 2 जिलों का चयन आपको 32वें प्रश्न में करना है मित्रों। प्रश्न नंबर 32 का आंसर देखें तो आपके जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला है, कौन सा जिला? बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो जिला है बिल्कुल यहीं से कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है। प्रश्न नंबर 32 में आपके दूसरा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते देखिए आपके 33 है, किस छावनी को मीणा बटालियन के नाम से भी जाना जाता था? नीमका थाना को, नीमच को, देवली को और एरिनपुरा को। तो इनमें से जिस छावनी को मीणा बटालियन के नाम से भी जाना जाता था वो इनमें से कौन सी छावनी है? मित्रों प्रश्न नंबर 33 में कौन सा विकल्प सही लग रहा है? देखो अगर प्रश्न बिल्कुल समझ में ना आए ना तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर प्रश्न को अटेंड करना है, क्योंकि एग्जाम में आप 150 में से 150 अटेंड कर लोगे तो भारी दिक्कत हो जाएगी साथियों। 150 में से 120 भी अगर आपने सही किए और 30 गलत कर दिए तो 10 क्वेश्चन उसके डायरेक्टली कम होंगे, मतलब 10 × 2 बराबर 20 नंबर। 300 में से 20 नंबर तो वैसे ही आप नीचे आ जाओगे मित्रों। तो देखो 33वें प्रश्न का आंसर देखे, जिस छावनी को मीणा बटालियन के नाम से भी जाना जाता था वो इनमें से कौन सी छावनी थी साथियों? देवली। देवली छावनी कहाँ पर पड़ती है? टोंक, ठीक है ना। तो बिल्कुल देवली छावनी को ही मीणा बटालियन के नाम से भी जाना जाता था। थर्ड विकल्प आपके 33 में सही है। 34 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। देखो 34वां प्रश्न है, मेवाड़ के बेंगू में आंदोलनरत किसानों ने किस आयोग का बहिष्कार किया था? नरेश मंडल का, ट्रेंच आयोग का, भील आयोग का और बिजोली आयोग का। तो भाई बेंगू आंदोलन चल रहा था किसानों का, कहां पर? मेवाड़ में। और जो किसान उसमें आंदोलन कर रहे थे उन्होंने एक आयोग का बहिष्कार किया था, वो इनमें से कौन सा आयोग था? तो मित्रों 34वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई उस आयोग का नाम था ट्रेंच आयोग। कौन सा आयोग था? ट्रेंच आयोग। ट्रेंच की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था, लेकिन किसानों ने इसका साथियों बहिष्कार किया था और बाद में ट्रेंच ने किसानों पर गोलियां भी चलाई थी मित्रों। तो सेकंड विकल्प आपके 34 में सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 35 की तरफ। आपके प्रश्न नंबर 35 को देख लेते हैं। 35वां प्रश्न है, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है श्री शीतला माता का मेला, पुष्कर का मेला, श्री तल्लीनाथ जी का मेला और कपिल मुनि का मेला। तो इनमें से जो मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 35 में करना है। 35वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। 35वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है इनमें से श्री शीतला माता का मेला जो लगता है, इसी के मेले, इनके मेले को ही बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। प्रथम विकल्प 35वें प्रश्न में सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 36 को देख लेते हैं। 36 में क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा शहर एक समय सीकर की राजधानी भी जाना गया था? नीमका थाना, लक्ष्मणगढ़, रिंगस और फतेहपुर। तो देखो इनमें से एक समय सीकर की राजधानी भी जाना गया था एक शहर, उस शहर का चयन आपको प्रश्न नंबर 36 में करना है। 36वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 36 में जो विकल्प सही है, देखो जो चौथा विकल्प है फतेहपुर वाला, फतेहपुर बिल्कुल एक समय सीकर की राजधानी भी जाना गया था। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है 36 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा 37 को, अंग्रेजों ने किसे महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी? कवि श्यामलदास को, गौरीशंकर हीराचंद ओझा को, विजयदान देथा को और कन्हैयालाल सेठिया को। तो इनमें से अंग्रेजों के द्वारा
जिसे महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी, उनका नाम आपको प्रश्न नंबर 37 में बताना है। मित्रों 37 का आंसर देख लेते हैं। तो आपके जो विकल्प नंबर कौन सा, दूसरा साथियों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बिल्कुल इनको ही अंग्रेजों ने महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। तो सेकंड विकल्प 37 में सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों ये। तो निश्चित रूप से याद रखिएगा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ही थे जिनको अंग्रेजों ने महामहोपाध्याय और राय बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। चलिए 38 की ओर बढ़ेंगे मित्र। 38वां प्रश्न है आपके, रंग महल, मोती महल, जग विलास और जवाहर विलास प्रमुख किस दुर्ग में स्थित है? जयपुर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, भटनेर दुर्ग में और चित्तौड़ दुर्ग में। तो देखो, रंग महल की बात की गई है, मोती महल की बात की गई है, जग विलास की और जवाहर विलास की। ये जो यहाँ पर बताए गए हैं, ये जिस दुर्ग में स्थित है साथियों, तो ये चारों ही अगर हम बात करें तो कौन से दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। कौन से दुर्ग में स्थित है? जैसलमेर दुर्ग में। चौथा विकल्प दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 38 का बिल्कुल सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 39 को देखेंगे, क्या है आपके 39 में? इनमें से बेमेल का चयन कीजिए। वर्ष भर बहने वाली नदी चंबल है, राजस्थान में टंगस्टन डेगाना में, बालसमंद झील जोधपुर में और थानागाजी का संबंध सीसा जस्ता से। तो इनमें से जो आपको बेमेल लगता है, गलत लगता है, उसका चयन आपको 39 में करना है मित्रों। 39वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका आंसर होगा? देखो, राजस्थान में जो नदी वर्ष भर बहती है वो कौन सी नदी है? चंबल नदी है। 12मासी नदी भी इसको कहा जाता है। राजस्थान में टंगस्टन कहां पर उत्पादित होता है? तो डेगाना नागौर में राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन होता है। और बालसमंद झील आपके कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर जिले में बालसमंद झील स्थित है साथियों। लेकिन थानागाजी का संबंध सीसा जस्ता से नहीं है, गलत है ये। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 39 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 40 को। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? कोटा में, माउंट आबू में, करौली में और उदयपुर में। तो इनमें से जहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, देखो वो जगह का नाम आपको प्रश्न नंबर 40 में बताना है। तो भाई कोटा में भी नहीं, करौली में भी नहीं और उदयपुर में भी नहीं, बल्कि राजस्थान में सदाबहार वन माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है? सिरोही जिले में पड़ता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है साथियों। यहीं पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नक्की झील भी स्थित है और मित्रों यहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो माउंट आबू बिल्कुल आपके जो दूसरा विकल्प है 40वें प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए 41वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 41 को, भारत का कितने प्रतिशत एस्बेस्टोस राजस्थान में उत्पादित होता है? 70%, 80%, 90% और 100%। देखो, टोटल जो भारत में एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है, एस्बेस्टोस नामक खनिज का, उसमें से साथियों राजस्थान में कितना उत्पादित होता है, आपसे ये प्रश्न नंबर 41 में पूछा गया है। और मित्रों 41वें प्रश्न का आंसर देखते हैं तो 41 में जो आपका सही उत्तर है वो तीसरा विकल्प रहेगा। भारत का 90% एस्बेस्टोस अकेले राजस्थान में उत्पादित होता है। कितने प्रतिशत? 90%। कितनी बड़ी बात है साथियों, मतलब कितना ज्यादा यहाँ पर एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है राजस्थान में। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 42वां प्रश्न है, वर्षा जल को रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना को कहते हैं? जोहड़, खड़ीन, टांका और संरक्षण। तो क्या पूछा गया है? वर्षा जल को तो रोका जा रहा है और भूमिगत इस जल स्तर को हमें बढ़ाना है। तो साथियों उसको जिस नाम से जाना जाता है वो नाम आपको प्रश्न नंबर 42 में बताना है। आंसर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 42 का। विकल्प नंबर जो 1 है जोहड़। क्या कहा जाता है इसको? जोहड़ कहा जाता है भाई। 42वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प बिल्कुल सही रहेगा साथियों। 43वें प्रश्न को देख लेते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। 43वां प्रश्न है, फोटोवोल्टिक तकनीक का संबंध है पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, तेल ऊर्जा से और परमाणु ऊर्जा से। तो फोटोवोल्टिक तकनीक, देखो जो ऐप पर 149 वाला कोर्स है ना, इसमें मैराथन पेपर नंबर जो मैंने लेवल 1 का 7 लिया था, 7 और एसएसटी का मैराथन पेपर नंबर 4 और हिंदी का मैराथन नंबर पेपर नंबर 5 लिया था, उन्हीं के इन प्रश्नों को मैं हल करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है, लिंक नीचे है कमेंट बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो साथियों। वहां पे टेस्ट दीजिए और यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। 43वें प्रश्न में देखो फोटोवोल्टिक तकनीक की बात की जा रही है और फोटोवोल्टिक जो तकनीक है इसका संबंध किससे है?
सौर ऊर्जा से। किससे साथियों? सौर ऊर्जा से। दूसरा विकल्प आपके 43वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो देखो 44वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 44वें प्रश्न में क्या है? जनगणना 2011 के संबंध में असत्य कथन है। राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 66.1% है। 2011 के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला राजस्थान का डूंगरपुर जिला है। सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर जिला है और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला चूरू जिला है। तो भाई जनगणना 2011 के बारे में बात की जा रही है। तो साथियों 2011 की जनगणना है, ये कहती है कि राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 66.1% है। सर्वाधिक लिंगानुपात राजस्थान में डूंगरपुर जिले में है, जिसका लिंगानुपात है 994 और सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर है। ये तीनों सत्य है, लेकिन चौथा विकल्प असत्य है, क्योंकि ये कह रहा है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला चूरू है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर जिला है भाई। कौन सा जिला है? जालोर जिला। तो विकल्प नंबर आपके जो 4 है 44वें प्रश्न का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 45वां प्रश्न देख लेंगे। आपके 45 में क्या है? तारा मीरा फसल है, रबी की है, खरीफ की है, जायद की है और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप यहां से हटा दीजिए। तारा मीरा एक फसल है। अब ये बताना है कि किस सीजन में, ठीक है ना। तारा मीरा जो फसल है ये साथियों इसको बोया जाता है, किस सीजन की ये फसल है? रबी की, खरीफ की या जायद की? तो 45वें प्रश्न का आंसर देखें तो जी ये भाई जायद की फसल तो नहीं है, ना ही ये खरीफ की है, बल्कि ये रबी की फसल है जो वर्तमान में चल रही है ना। बिल्कुल तारा मीरा इसी के अंतर्गत आती है साथियों। विकल्प नंबर 1 आपके सही है। तारा मीरा किसकी फसल है भाई? रबी की फसल है। तो प्रथम विकल्प 45वें का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों। आपके 46वां प्रश्न है, परवेर या शिवपुर घाट, सुरा घाट और देबारी दर्रे अरावली के किस भाग में है? दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो परवेर या शिवपुर घाट, सुरा घाट और देबारी ये दर्रों के नाम है, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि राजस्थान में जो अरावली स्थित है साथियों, तो ये किस अरावली में? मध्य अरावली में है या फिर आपके मध्य अरावली में है या फिर उत्तरी अरावली में है साथियों ये, या फिर आपके दक्षिणी अरावली में है? तो आपको प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर बताना है। और 46वें प्रश्न का आंसर देखें तो विकल्प नंबर जो 2 है, मध्य अरावली के दर्रों के नाम है ये। कौन सी अरावली में है ये? मध्य अरावली। और मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है साथियों? अजमेर में है, ठीक है ना। तो सेकंड विकल्प आपके 46 का सही उत्तर है। 47 की ओर बढ़ेंगे भाई। 47 में क्या है? राजमहल क्षेत्र में किस प्रकार के खनिज की प्रधानता है? घिया पत्थर, गार्नेट, अभ्रक और लौह अयस्क। तो इनमें से राजमहल क्षेत्र में जिस खनिज की प्रधानता है वो खनिज आपको प्रश्न नंबर 47 में बताना है साथियों। 47 का आंसर देखें तो राजमहल जो है ये गार्नेट के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? राजमहल क्षेत्र गार्नेट के लिए जाना जाता है। 47 में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा साथियों। 48 की ओर बढ़ेंगे। 48 में क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठार का क्षेत्रीय विस्तार है 24,185 वर्ग किमी, 23,185 वर्ग किमी, 22,185 वर्ग किमी और 21,185 वर्ग किमी। तो भाई 185 तो सभी में लग रहा है, लेकिन 24, 23, 22 और 21 कितने वर्ग किलोमीटर? दक्षिणी पूर्वी पठार मतलब यहाँ पर हाड़ौती की बात की जा रही है भाई। किसकी बात की जा रही है? हाड़ौती की बात की जा रही है, जिसमें 4 जिला आते हैं, झालावाड़, कोटा, बारा और बूंदी जिला साथियों। तो ये जो हाड़ौती या दक्षिणी पूर्वी पठार है इसका क्षेत्रीय विस्तार पूछा गया है। और मित्रों प्रश्न नंबर 48 का सही उत्तर कौन सा रहेगा? जो दक्षिणी पूर्वी पठार है इसका क्षेत्रीय विस्तार है 24,185 वर्ग किलोमीटर। प्रथम विकल्प आपके 48 का सही आंसर है साथियों। 49 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 49 में क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। इनमें से पंचायती राज संस्थाओं को जिसके द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है वो बताना है आपको प्रश्न नंबर 49 में। आंसर देख लेते हैं 49 का साथियों। जो पंचायती राज संस्थाएं होती है इनको वित्तीय सहायता राज्य वित्त आयोग के द्वारा इनको साथियों वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विकल्प नंबर 2 सही है। चुनाव आयोग, राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं, बल्कि राज्य वित्त आयोग, ठीक है। सेकंड विकल्प एग्जैक्टली आपका आंसर होगा साथियों प्रश्न नंबर 49 में। 50वें प्रश्न को देखते हैं। क्या है आपके? 56 का मैदान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा व डूंगरपुर में, उदयपुर व बांसवाड़ा में और उदयपुर व बांसवाड़ा। डबल बार टाइप हो गया यार। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि उदयपुर और बांसवाड़ा तो इसका आंसर है ही नहीं, तो इनको तो आप 2 विकल्पों को आप हटा दो, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा व डूंगरपुर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 50 का आंसर देखें, कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो 56 का मैदान है
ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है। कौन से जिलों में? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 51वां प्रश्न देख लेंगे। आयुष्मान भारत योजना का संबंध है शिक्षा से, कृषि से, स्वास्थ्य से और महिला से। आयुष्मान भारत की बात की जा रही है साथियों। आयुष्मान भारत योजना जो है इसका संबंध किससे है? तो भाई इसका संबंध स्वास्थ्य से है। किससे है? स्वास्थ्य से। विकल्प नंबर आपका 3 है। प्रश्न संख्या 51 का सही आंसर है मित्रों। 52वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 52वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 52 में क्या है? ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है? 5 मंत्रियों का, 7 मंत्रियों का, 3 मंत्रियों का और 2 मंत्रियों का। तो भाई ब्रिटिश सरकार ने अपने मंत्रियों का एक दल भारत में भेजा था जिसको किस नाम से जाना गया था? कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया था। उसमें कितने मंत्री थे साथियों? 53वें प्रश्न में ये पूछा गया है आपसे। प्रश्न नंबर 53 साथियों, प्रश्न नंबर 53 का जो सही उत्तर है वो रहेगा आपके, इन्होंने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा था जिसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 53 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 54 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 54वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 54। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण क्षेत्र स्थित है उदयपुर में, जैसलमेर में, कोटा में और बीकानेर में। अगर याद नहीं हो तो प्रश्न को नहीं करना है, ठीक है ना। इस प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई सा भी प्रश्न याद नहीं है तो उसको अटेंड मत करो, लेकिन उसको याद रखो। अटेंड मत करो मतलब यूं नहीं कि उसको स्किप कर दो। यहाँ पे स्किप नहीं करना है साथी, क्योंकि यहाँ पर तो मैं उसका उत्तर भी बता रहा हूँ आपको। तो पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की बात की जा रही है। और मित्रों पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये आपके उदयपुर में स्थित है। अब आप सोच रहे होंगे यार पश्चिमी रेलवे है तो फिर जैसलमेर में होना चाहिए। जी नहीं, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर है साथियों। 55 की ओर बढ़ेंगे। 55 में क्या है देख लेते हैं आपके 55वें प्रश्न को। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो जहां पर मेसा का पठार स्थित है उस जगह का चयन, उस जिले का चयन आपको प्रश्न नंबर 55 में करना है। और साथियों मेसा का पठार इनमें से कौन से जिले में स्थित है? तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। 55वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है मित्रों। प्रश्न संख्या 56 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 56 को। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहा जाता है, उत्खनन कहा जाता है, स्तंभ लेख कहा जाता है या ताम्रपत्र कहा जाता है? तो 56वें प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 56 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो, प्रशंसा में जो अभिलेख लिखा जाता है उसको जिस नाम से जाना जाता है वो क्या नाम है साथियों? प्रशस्ति। बिल्कुल, प्रशंसा में अगर कोई अभिलेख लिखा गया है तो उसको प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। प्रथम विकल्प आपके 56 का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 57 को। राजस्थान के प्रतीक चिन्हों से संबंधित असंगत है। राजकीय मिठाई जलेबी, राजकीय खेल बास्केटबॉल, राजकीय पशु चिंकारा और राजकीय पुष्प रोहिड़ा। तो बताओ भाई राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह हैं, बिल्कुल आपके टॉपिक दे रखा है दोनों लेवल में साथियों, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह नाम से। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के संबंध में कौन सा असंगत है? भाई पहला विकल्प असंगत है, क्योंकि राजकीय मिठाई राजस्थान की जलेबी नहीं है, ये तो भारत की है। बल्कि राजस्थान की राजकीय मिठाई तो घेवर है। क्या है साथियों? घेवर है भाई, ठीक है। राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है। राजस्थान का राजकीय पशु चिंकारा, चिंकारा के साथ में ऊंट भी है, ठीक है ना। ऊंट पालतू श्रेणी में, चिंकारा जंगली जीव की श्रेणी में। और राजकीय पुष्प क्या है? राजस्थान का रोहिड़ा है। तो चौथा, तीसरा, दूसरा ये सही है। पहला विकल्प गलत है। असंगत का ही चुनाव करना था। तो 57 में आपके विकल्प नंबर 1 सही है साथियों। 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 में क्या है देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 58 को। मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना में प्रति छात्र को ड्रेस तैयार करने के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? 100 रुपए की, 200 रुपए की, 300 रुपए की और 400 रुपए की। तो देखो एक योजना चली थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, उसी के साथ में एक और योजना चली थी मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसमें साथियों छात्रों जो छात्र छात्राएं हैं कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के, उनको यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा दिया गया। अब उनको सिलवाना भी तो है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या उनको 200 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। कितने रुपए की? 200 रुपए की। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 58 का सही आंसर है मित्रों। 59 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 59वां प्रश्न देख लेते हैं। राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में और टोंक में। तो राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र की बात की जा रही है। और राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है?
जोधपुर जिले में। 59वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 60वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 60 को, किराड़ू के मंदिर समूह में कितने मंदिर है? 3 मंदिर है, 4 मंदिर है, 5 मंदिर है और 6 मंदिर है। तो किराड़ू के मंदिर समूह कौन से जिले में स्थित है? किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में स्थित है, जिनको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। साथियों, किराड़ू बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि इसमें इस किराड़ू के मंदिर समूह में कितने मंदिर स्थित है, तो भाई इसमें 5 मंदिर। कितने समूह में कितने मंदिर है? 5 मंदिर है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 60 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 61 को, संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154 और अनुच्छेद 155। 61वें प्रश्न का उत्तर बताओ भाई। 61 में कौन सा आंसर चुनोगे आप? आंसर देख लेते हैं 61 का। मित्रों, दूसरा विकल्प आपका सही है। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई है। 61वें प्रश्न का दूसरा विकल्प आपका आंसर है मित्रों। प्रश्न नंबर 62 को देख लेते हैं। चलिए 62वां प्रश्न देखेंगे। मेरी पुलिस मेरी दोस्त योजना की शुरुआत डूंगरपुर जिले से। देखिए, पहला विकल्प है 12 जुलाई 2022, दूसरा है 22 अप्रैल 2022, तीसरा 12 मार्च 2022 और चौथा 12 फरवरी 2022। तो मेरी पुलिस मेरी दोस्त, इस योजना की शुरुआत कहां से की गई? डूंगरपुर जिले से की गई थी भाई। ठीक है, लेकिन बात यह है कि कब की गई। तो 62वें प्रश्न का आंसर देखें तो साथियों, इस योजना की शुरुआत 12 फरवरी 2022 से की गई थी। कब की गई थी? 12 फरवरी 2022 को। कौन सी योजना? मेरी पुलिस मेरी दोस्त। कहां से की गई? डूंगरपुर जिले से। तो फोर्थ विकल्प 62 का सही उत्तर है। 63 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 63 में क्या पूछा गया है? देह व्यापार में लिप्त महिलाओं और उनके बच्चों के पुनर्वास के लिए उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु जो योजना शुरू की गई है, वो इनमें से कौन सी योजना है? स्वास्थ्य गृह योजना, उज्ज्वला योजना, सजग योजना और जागृति योजना। तो मित्रों, जो महिलाएं देह व्यापार में लिप्त है और उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए पुनर्वास का उनके लिए मतलब पूरा प्रबंधन करना और उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जिस योजना को प्रारंभ किया गया है, वो योजना कौन सी है? उज्ज्वला योजना है। क्या नाम है उसका? उज्ज्वला योजना उसका नाम है भाई। तो 63 में आपके सेकंड विकल्प सही है। 64 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 64 को, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस जिले से है? सीकर जिले से, अलवर जिले से, झुंझुनू जिले से और चूरू जिले से। तो नाम जरूर सुना होगा सभी ने, देवेंद्र झांझड़िया का। साथियों, बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है। और बात करें अगर हम देवेंद्र झांझड़िया की, तो इनका संबंध राजस्थान के जिस जिले से है, वो कौन सा जिला है? चूरू जिला है भाई। कौन सा जिला है? चूरू जिला। विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 64 का सही आंसर है साथियों। चूरू जिले के ये निवासी है। चलिए 65वां प्रश्न देखते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 65 को, इनमें से राजस्थान के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग नहीं लिया था? भावना जाट ने, अपूर्वी चंदेला ने, दिव्यांश सिंह पवार ने और संदीप चौधरी ने। तो इनमें से जिस खिलाड़ी के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग नहीं लिया गया था, उस खिलाड़ी का चयन आपको प्रश्न नंबर 65 में करना है। मित्रों, आंसर देखें प्रश्न नंबर 65 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो भाई 65वें प्रश्न का विकल्प नंबर 4 सही है। संदीप चौधरी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग नहीं लिया था। 65वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 66 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 66 में क्या है देख लेते हैं। जालोर का युद्ध कब हुआ था? 1303 में, 1311 में, 1315 में और 1317 में। जालोर के युद्ध की बात की गई है मित्रों। देखो, जब रण इसमें चित्तौड़ पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1302 में साथियों। ठीक है, तो वहां पर जो युद्ध हुआ था, चित्तौड़ में साका भी हुआ उस टाइम पे, जौहर वगैरह सब हुए। अब यहाँ पर उसके बाद में जालोर का युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और नाम सुना होगा आपने कान्हड़दे के बारे में। ठीक है, तो साथियों, जो ये जालोर का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 66 का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 66 में जो सही उत्तर है, 1311 ईस्वी में जालोर का युद्ध हुआ था। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 66 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 67 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 67 को, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 5, 6, 7 और 8। तो राजस्थान का जो एकीकरण है, आप सभी को पता होगा कितने चरणों में पूरा हुआ था साथियों? 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में? 7 चरणों में। थर्ड विकल्प 67 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आप सभी को बता दूं,
ये जो 90 प्रश्न हैं दोनों लेवल के लिए कॉमन है ये सभी प्रश्न। और एक चीज ये है कि 90 में से अगर आप साथियों 70 क्वेश्चन कर देते हो माइनस मार्किंग के बावजूद, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सही रास्ते पे हो, सही ट्रैक आपके चल रहा है और अच्छे से तैयारी चल रही है। लेकिन 70 से कम होते हैं तो जो आप अभी तैयारी कर रहे हो कहीं ना कहीं उसको और तेज कीजिए, ठीक है। हालांकि ये नहीं है कि भाई इस एक टेस्ट में 70 से कम आ गए तो कोई यार आपकी तैयारी कमजोर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। लेकिन ये चीजें नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहा हूं मैं आपके टेस्ट, ठीक है। ये टेस्ट जो इतने बड़े बड़े टेस्ट आ रहे हैं, 150 प्रश्न के टेस्ट भी करवा रहा हूँ आपको, तो ये इससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। इस चीज को बिल्कुल समझिए, आपको रेगुलर टेस्ट करने की निश्चित रूप से आवश्यकता है भाई। तो 68 को देखते हैं। मोह सुगंधरा किस फसल की किस्म है? गेहूं की, बाजरा की, चावल की और मक्का की। तो 68 को देखते हैं, 68 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? मोह सुगंधरा की बात की गई है साथियों। 68 का तीसरा जो विकल्प है चावल, बिल्कुल मोह सुगंधरा जिस फसल की किस्म है वो कौन सी फसल है? चावल है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 68 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 69 को देख लेते हैं। फलोदी के निकट खींचन गांव प्रसिद्ध है, हरे तोते के लिए, नीलगाय के लिए, कुरंजा के लिए और रोहिड़ा के लिए। तो फलोदी, फलोदी कहाँ पर पड़ता है? आपके जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और इसी के निकट एक गांव है खींचन गांव। ये जिसके लिए प्रसिद्ध है वो क्या है साथियों? तो प्रश्न नंबर 69 का आंसर देखें तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके, कुरंजा पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध है, फलोदी के निकट खींचन गांव। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 69 का सही उत्तर है। चलिए 70वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 70 में क्या है? सेठों की छतरी कहाँ स्थित है? करौली में, रामगढ़ में, गेटोर में और अलवर में। तो इनमें से सेठों की छतरी के बारे में पूछा गया है, कहाँ स्थित है साथियों? प्रश्न नंबर 70 का उत्तर बताओ। तो सेठों की छतरी की बात करें तो 70वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा, बिल्कुल रामगढ़ में ही सेठों की छतरी स्थित है। विकल्प नंबर आपका 2 70वें प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 71 की ओर बढ़ते हैं। 71 में क्या पूछा गया है? कक्षा 5 तक की शिक्षा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? संस्कृत भाषा में, उर्दू भाषा में, मातृभाषा में और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दो। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है, कक्षा 5 तक बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जाएगी एनईपी 2020 के अनुसार, तो भाई उसकी जो मातृभाषा है, जिस भाषा को वो बोलता है, सुनता है, समझता है, उस भाषा में ही उसको शिक्षा देनी होगी। कक्षा कहाँ तक? 5 तक साथियों। तो विकल्प नंबर 3 आपके मातृभाषा, बिल्कुल 71 का सही आंसर है मित्रों। 72 की ओर बढ़ेंगे। 72 में क्या है देख लेते हैं 72 को। तो www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्क वाइड वेब, वर्किंग वाइड वेब और वर्ल्ड वर्किंग वेब। तो मित्रों प्रश्न नंबर 72 में www का पूरा नाम पूछा गया है। तो www का जो पूरा नाम है यह है वर्ल्ड वाइड वेब। बिल्कुल आपके विकल्प नंबर जो 1 है प्रश्न नंबर 72 का सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 73 की तरफ। 73 को भी देख लेते हैं। आपके 73 क्या है? दीक्षा का पूरा नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयर, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेजिंग शेयरिंग। तो मित्रों दीक्षा का इनमें से जो सही आपको लगता है, यार दीक्षा का पूरा नाम तो ये है, उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 73 में करना है। मित्रों प्रश्न नंबर 73 का उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा 73 में? तो आंसर देख लेते हैं 73 का। भाई दीक्षा का जो पूरा नाम है, डी से डिजिटल बनता है। क्या बनता है? डिजिटल बनता है साथियों। आई से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, ये भी सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी सही है। फिर यहाँ पर कैसे बनता है? नॉलेज। क्या बनता है? नॉलेज। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज, नॉलेज नॉलेज नॉलेजिंग नहीं, ये गलत हो गया। तो पहला या दूसरा। और एस से SHA से क्या बनता है? शेयरिंग। क्या बनता है? शेयरिंग बनता है साथियों। तो दीक्षा का पूरा नाम हुआ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। विकल्प नंबर 1 आपके 73 का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे 74 की तरफ। 74 में क्या है? जब कोई वेब ब्राउज़र किसी भी वेब पेज को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है तो उस पेज का कोड किस भाषा में होता है? URL में होता है, HTTP में होता है, HTML में होता है और न्यू सर्वर में होता है। तो 74 का उत्तर बताओ। 74 में से उत्तर बताओ भाई।
आंसर देखें कि कोई भी वेब ब्राउजर जो है किसी भी वेब पेज पर स्क्रीन को प्रदर्शित करता है तो उस पेज का जो कोड है साथियों वो जिस भाषा में होता है वो क्या है, HTML में होता है वो। विकल्प नंबर 3 आपके 74 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 75 की तरफ। तो मित्रों प्रश्न नंबर 75 है, वेब पेज खुलते हैं, वेबसाइट पर खुलते हैं, वेब ब्राउजर पर खुलते हैं, वेब सर्वर पर खुलते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो देखो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं रहता एग्जाम में। अगर हम बात करें वेब पेज की तो वेब पेज इनमें से वेबसाइट, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर, 3 विकल्प आपके पास है साथियों। और इसका सही उत्तर क्या रहेगा, वेब पेज जो है ये वेब सर्वर पर खुलते हैं भाई। किस पर खुलते हैं, वेब पेज वेब सर्वर पर खुलते हैं। 75वां जो प्रश्न है इसका थर्ड विकल्प आपका सही उत्तर रहेगा मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 76वें प्रश्न को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को बना दिया गया, नैतिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं को तो आप यहाँ से हटा दो। देखो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था इस अधिनियम के द्वारा जो प्रारंभिक शिक्षा है इसको क्या बना दिया गया साथियों, मूल अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, मूल अधिकार बना दिया गया है। विकल्प नंबर आपके जो 3 है प्रश्न नंबर 76 का सही आंसर है। 77 की ओर बढ़ते हैं। आपके 77वें प्रश्न में क्या पूछा है देख लेते हैं। नन्ही कली योजना किससे संबंधित है, महिला एवं बाल विकास विभाग से, चिकित्सा एवं कल्याण विभाग से, शिक्षा विभाग से और समाज कल्याण विभाग से। तो नन्ही कली योजना का संबंध जिस विभाग से है वो विभाग आपको प्रश्न नंबर 77 में बताना है। आंसर देख लेते हैं साथियों 77 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो भाई जो नन्ही कली योजना है इसका संबंध शिक्षा विभाग से है। किस विभाग से है, शिक्षा विभाग से। थर्ड विकल्प आपके 77 का सही आंसर है। 78 की ओर बढ़ेंगे साथियों। ज्ञान दर्शन है, शैक्षिक दूरदर्शन प्रसारण सेवा है, शैक्षिक FM चैनल है, शैक्षिक पत्राचार कार्यक्रम है और शैक्षिक संसाधन है। तो इनमें से बताओ ज्ञान दर्शन क्या है। 78 का उत्तर बताओ, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 78 में सही आंसर है। आंसर देखें 78 का, तो मित्रों 78 में देखें तो ज्ञान दर्शन FM चैनल नहीं है, ये तो ज्ञानवाणी है ना FM चैनल। तो भाई ज्ञानवाणी है FM चैनल। तो फिर साथियों अगर हम बात करें तो ये एक शैक्षिक दूरदर्शन प्रसारण सेवा केंद्र है। क्या, ज्ञान दर्शन। विकल्प नंबर आपके 78 का सही उत्तर है मित्रों। 79 की ओर बढ़ते हैं। तो मित्रों 79 में क्या पूछा जा रहा है, स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त है। ई मित्र सर्वाधिक उपयुक्त है, ज्ञानवाणी सर्वाधिक उपयुक्त है, इस्माइल सर्वाधिक उपयुक्त है या ज्ञान संकल्प पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखो स्कूल को गोद लेना, भाई प्राइवेट स्कूल को तो कोई गोद लेगा नहीं। स्कूल कौन से स्कूल को गोद लिया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल को। तो गवर्नमेंट स्कूल में आधारभूत सुविधाएं देने के लिए, बच्चों को और ज़्यादा अच्छी बेहतर क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए बहुत से लोगों के द्वारा स्कूल को गोद लिया जा सकता है साथियों। और अगर आपको स्कूल को गोद लेना है तो इसके लिए जो पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त है वो इनमें से कौन सा पोर्टल है, ज्ञान संकल्प पोर्टल इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त है। चौथा विकल्प आपके 79 में सही है। देखो 90 प्रश्न है, 90 प्रश्न में 1-2 प्रश्न में अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। हालांकि पूरा ध्यान रखा गया है, आपको डाउट हो सकता है लेकिन क्वेश्चनों में लगभग 99% कोई गलती नहीं है साथियों। 1% में अगर बाय चांस किसी प्रश्न में अगर आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। चलिए 80वां प्रश्न जो है इसको देखेंगे मित्रों। देखिएगा प्रश्न नंबर 80 को 1 जुलाई 2019 को राज्य सरकार द्वारा पहला महात्मा गांधी स्कूल कहाँ शुरू किया गया, जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में और कोटा में। तो 1 जुलाई 2019 को बात की जा रही है। तो राज्य सरकार द्वारा पहला गांधी स्कूल, भाई यहाँ स्थान नहीं दे रखे, ठीक है ना, यहाँ सिर्फ जिले दे रखे हैं और जिलों में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको भी पता होगा कि 1 जुलाई 2019 को राज्य सरकार के द्वारा पहला महात्मा गांधी स्कूल जो शुरू किया गया था वो कहाँ से शुरू किया गया था, जयपुर में। विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 80 का सही उत्तर है मित्रों। 81वें प्रश्न को देख लेते हैं। 81 में क्या है देखते हैं। एडुसेट किस संस्था के सहयोग से प्रारंभ किया गया, इसरो अहमदाबाद, इग्नू दिल्ली, NCERT दिल्ली और SCERT उदयपुर। तो मित्रों एडुसेट की बात की गई है और एडुसेट का जो आरंभ किया गया वो किसके सहयोग से आरंभ किया गया था इसको, तो भाई इसको इसरो अहमदाबाद के सहयोग से आरंभ किया गया था। किसको, एडुसेट को। विकल्प नंबर आपका 1 जो है 81 का सही उत्तर है। 82 को देख लेते हैं साथियों। 82 में क्या है, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत एक मुश्त देने का प्रावधान है। 6,000 रुपए है,
2,500 रुपये है, 4,000 रुपये है और 5,000 रुपये है। तो एक योजना है जिसका नाम क्या है, बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। इसके अंतर्गत एक मुश्त कितनी राशि दी जाती है, वो राशि आपको प्रश्न नंबर 82 में बताना है। मित्रों 82 का सही उत्तर बताइए, कौन से विकल्प पे जाओगे 82 में? तो आंसर देख लेते हैं भाई। 82 का जो सही आंसर है वो आपके चौथा विकल्प सही है। बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एक मुश्त 5,000 रुपये देने का प्रावधान है। तो फोर्थ विकल्प आपके 82 का सही उत्तर है। चलिए 83 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 83 को SIERT का नाम बदलकर SCERT कब रखा गया? 14 अगस्त 2018 को, 14 अगस्त 2017 को, 14 अगस्त 2019 को और 14 अगस्त 2020 को। तो प्रश्न में सीधा सा पूछा गया है कि SIERT नाम था पहले और वर्तमान में क्या है, SCERT। तो ये कब रखा गया, नाम कब बदला गया साथियों? 83वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो बिल्कुल आपके जो विकल्प नंबर 1 है, कब? 14 अगस्त 2018 को। कब? 14 अगस्त 2018 को ही SIERT का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, SCERT कर दिया गया है। तो प्रथम विकल्प जो है 83 का सही आंसर है। 84 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 84 को, आपकी बेटी योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक पात्र अध्ययन बालिकाओं को प्रतिवर्ष राशि प्रदान की जाती है। 1,500 रुपये, 7,500 रुपये, 2,500 रुपये और 4,500 रुपये। तो एक योजना है जिसका नाम है आपकी बेटी योजना, और इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक की जो पात्र बालिकाएं जो अध्ययन करती है विद्यालय में, उनको प्रतिवर्ष राशि जितनी प्रदान की जाती है वो राशि आपको 84 में बतानी है। तो 84 की बात करें तो इनको 2,500 रुपये इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष राशि प्रदान की जाती है। अगर इसमें थोड़ा बदलाव हुआ है तो एक बार थोड़ा इसको कंफर्म कर लेना यार, ठीक है ना? क्योंकि ये राशि क्या कभी बढ़ जाती है, पहले जैसे अलग अलग योजनाओं में राशि कम दी जाती थी, धीरे धीरे उनको बढ़ाया जा रहा है साथियों। 85 को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 85 में क्या है, जिले के शीर्ष अकादमिक संस्था कौन सी है? जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था कौन सी है? NCERT, डाइट, RBSC और SCERT। तो जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था की बात की जा रही है। 85 का उत्तर बताओ मित्रों। प्रश्न नंबर 85 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो आंसर देख लेते हैं 85 का। तो 85 में जो सही उत्तर है, जिले के लिए, जिले में तो भाई डाइट होती है, सबसे उच्च डाइट होती है जिले में। तो दूसरा विकल्प सही है आपके प्रश्न नंबर 85 का। 86 को देखते हैं साथियों। 86 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार 5 अफ्रीकी चीते छोड़े गए? मुकुंदरा कोटा में, शेरगढ़ बारा में, जमुआ रामगढ़ जयपुर में और बंद बारेटा भरतपुर में। तो वह अभ्यारण्य जिसमें पहली बार 5 अफ्रीकी चीते छोड़े गए, वो इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है साथियों? 86 का उत्तर बताओ, कौन से विकल्प पे जाओगे प्रश्न नंबर 86 में? 86वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई वो जो अभ्यारण्य है जहां पर पहली बार 5 अफ्रीकी चीते छोड़े गए, वो शेरगढ़ अभ्यारण्य है। और शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? बारां जिले में स्थित है साथियों। विकल्प नंबर आपका 2 प्रश्न नंबर 86 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 87 की ओर बढ़ेंगे साथ। देखिएगा प्रश्न नंबर 87 को, राजस्थान की किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 का सर्वश्रेष्ठ पदार्पण महिला खिलाड़ी से सम्मानित किया गया? अवनी लेखरा को, वसुंधरा यादव को, अपूर्वी चंदेला को और भावना जाट को। तो इनमें से उस महिला खिलाड़ी का नाम बताना है साथियों जिनको पैरा ओलंपिक जो अवार्ड 2021 है इसका सर्वश्रेष्ठ पदार्पण महिला खिलाड़ी से सम्मानित किया था। 87 का आंसर देख लेते हैं मित्रों। 87 में कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके? विकल्प नंबर जो 1 है, अवनी लेखरा। बिल्कुल इन्हीं को ही सर्वश्रेष्ठ पदार्पण महिला खिलाड़ी से सम्मानित किया गया। किसमें साथियों? पैरा ओलंपिक अवार्ड 2021 में। प्रथम विकल्प आपके 87 का सही आंसर है। 88 को देख लेते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 88 है, मकानों की छत पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है और चतुर्थ स्थान है। देखो मकानों की छत पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने में राजस्थान का देश में जो स्थान है तो वो इनमें से कौन सा है भाई? वो इनमें से तृतीय स्थान है राजस्थान का। किसमें? मकानों की छत पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने में तृतीय स्थान है भारत देश में राजस्थान का। थर्ड विकल्प आपके 88 का सही उत्तर है। 89 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। आपके सेकंड लास्ट प्रश्न है। निश्चित रूप से वीडियो पूरा होने वाला है, अच्छा लगे निश्चित रूप से कमेंट करिएगा और ईमानदारी से कमेंट करिएगा मित्रों। जितने प्रश्न सही हो रहे हैं ईमानदारी से कमेंट करिएगा इसके लिए, ठीक है? तो 89 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में किस जनजाति के लोगों से संवाद किया? ये तो अभी की बात है 10 जनवरी 2023 की। अब मुझे लगता है कि पेपर लगभग आपका बनने वाला है या बन गया होगा आपका पेपर।
तो इससे आगे की आपको करंट नहीं पढ़नी है, इसके पहले की पढ़नी है। करंट पे इतना ज्यादा भी ध्यान मत देना, 4-5 क्वेश्चन मैक्सिमम, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे आपके। तो 5 क्वेश्चन आएंगे, हालांकि पढ़ना तो है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट ही करंट, क्योंकि करंट तो बहुत ज्यादा है ना यार। तो आप राजस्थान जीके भी कंप्लीट करो, शैक्षिक परिदृश्य कंप्लीट करो, लेवल 2 वाले जो अपना सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है ना साथियों, तो इनको मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम दो। विकल्प है सहरिया और कथोड़ी, गरासिया और डामोर, सहरिया व गरासिया और कथोड़ी व डामोर। तो भाई 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में जिस जनजाति के लोगों से संवाद किया साथियों, वो इनमें से कौन सी जनजाति है? 89 का आंसर है सहरिया और कथोड़ी जनजाति से इन्होंने राजभवन में संवाद किया था। विकल्प एक आपके 89 का सही उत्तर है। चलिए आज का अंतिम और 90वां प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम और 90वें प्रश्न में क्या है? राजस्व मंडल द्वारा आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में और झुंझुनू में। तो भाई राजस्व मंडल द्वारा आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला का जो आयोजन है, ये इनमें से किस जगह किया जाएगा साथियों? तो भाई ये किया जाएगा आपके अजमेर में। कहाँ पर किया जाएगा? अजमेर में। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 90 का सही उत्तर है। तो ये 90 प्रश्नों का मेगा टेस्ट था, कैसा लगा हमें जरूर बता के जाइएगा साथियों। और ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना नहीं भूले यार प्लीज, ठीक है।